नेक्स्ट मॉडल आपके पास आ रहा है स्टैकलबर्ग्स डुओपली मॉडल। स्टैकलबर्ग एक बंदा था जिसने जनाब इकोनॉमिस्ट था जिसने ये मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था और ये एक्सटेंशन है कॉर्नेट मॉडल की। यानी कि इसके अंदर भी आउटपुट डिसाइड करेंगे दोनों फर्म्स एक दूसरे के आउटपुट जो गिवन है उसकी बेस पर। अब देखें जी टू फर्म्स हैं। एक फर्म जो है वो ज़्यादा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, सोफिस्टिकेटेड कहा जा रहा है उसको। वो क्यों ज़्यादा इंटेलिजेंट है? क्योंकि जिस वक्त उसने अपना उसको पता है कि दो ही हम फर्म्स हैं और जब एक फर्म अपना आउटपुट डिसाइड करेगी तो दूसरा भी आउटपुट डिसाइड करेगा कि उसने किस पर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। सेकेंडली, जो बार बार इंटरेक्ट करते हैं मार्केट में फर्म्स, उनको पता चल जाता है कि जो दूसरी फर्म है वो क्या लेवल ऑफ आउटपुट डिसाइड करती है और क्या रिएक्शन पैटर्न है दूसरी फर्म का। सेकेंडली, ये अपना जब मॉडल बनाते हैं आउटपुट प्रोड्यूस करने का, जो इंटेलिजेंट होता है फर्म ओनर, वो अपनी आउटपुट डिसाइड करते वक्त जो दूसरी फर्म है उसके आउटपुट लेवल को या प्रोडक्शन फंक्शन को अपने प्रोडक्शन फंक्शन में ज़रूर शामिल करते हैं और उसकी बेस पे डिसाइड करते हैं कि हम ये लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस और सेल करेंगे जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ये जो है, जैसे हम गेम थ्योरी में देख रहे थे कि जो शख्स पहले रिएक्ट करेगा और उसके बाद दूसरा है जो बाद में रिएक्ट करेगा, जो हमने सिक्वेंशियल गेम्स में देखा था। तो क्या होता है कि जिस वक्त एक शख्स अपना पहले फैसला करता है तो दूसरे को बाद में उसके फैसले की बेस पर फॉलो करते हुए अपने भले का फैसला करना पड़ता है। जो फर्स्ट पे फैसला करेगा, जो इंटेलिजेंट बनता है, जो सोफिस्टिकेटेड जिसको कहा जा रहा है, वो जो पहले बेहतर तौर पर सिचुएशन को रीड आउट करके अपना आउटपुट लेवल डिसाइड करेगा, वो लीडर कहलाएगा स्टैकलबर्ग मॉडल में। और दूसरा जो नाइव जिसको कहा जा रहा है, जो मतलब जो सादा सिंपल सा इंसान है जिसको नहीं है समझ बूझ मार्केट की, वो नहीं समझ पाया मार्केट स्ट्रेटजी और उसको अब रिएक्शन में अपना आउटपुट लेवल जो भी वो डिसाइड करेगा वो फॉलोअर होगा जो बाद में डिसाइड करेगा। जो पहले डिसाइड करेगा ज़्यादा फायदा उसी का होगा और जो बाद में डिसाइड करेगा उसको नुकसान होगा। अच्छा जी, अब इसमें जो है वो हमने बता दिया, एक तो होता है लीडर फर्म होती है जो पहले डिसाइड करेगी, दूसरी होती है फॉलोअर। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इनका जो आउटपुट लेवल है वो डिसाइड होता है। नेक्स्ट पेज पर आपको मिलेगा इनका डायग्राम है। एक इनके रिएक्शन कर्व्स दिए गए हैं और उसके ऊपर उनके आइसो प्रॉफिट कर्व्स को शो किया जा रहा है। इसमें भी चूंकि आउटपुट डिसाइड होनी है, दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर और वर्टिकल एक्सिस पर आउटपुट दी गई है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर फर्म ए की आउटपुट है और वर्टिकल एक्सिस पर फर्म बी की आउटपुट है। इसीलिए जो इनका आइसो प्रॉफिट कर्व है वो कनकेव शेप के हैं और हायर आइसो प्रॉफिट कर्व लोअर लेवल ऑफ प्रॉफिट को शो करेगा और लोअर आइसो प्रॉफिट कर्व हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट को शो करेगा। ये इन्फॉर्मेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जनाब इनके रिएक्शन कर्व्स हैं और ये भी अब हम पहले देख चुके हैं किस तरह से बन रहे थे। ये वाला जो है ये बी का रिएक्शन कर्व है, ये जो थोड़ा सा फ्लैटर कर्व है। और जो आपके पास है ये लाइन जो ज़रा लेस फ्लैटर या स्टीपर है वो ए का रिएक्शन कर्व है। ए फर्म जो डिसाइड करती है कि उसने दूसरे के फर्म के जो रिएक्शन है या उसके आउटपुट लेवल है उसको डिसाइड समझ लिया है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो उसको अपने प्रोडक्शन मॉडल में इनकॉर्पोरेट करके अपने लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट डिसाइड कर लेती है और ए पहले एक्ट करती है। तो उस वक्त जो ए फर्म है वो अपने लिए जो ए लेवल पर यहाँ पर आपको मिल रहा है क्यू ए आउटपुट, क्यू ए डैश, ये वो आउटपुट है जो अपने लिए डिसाइड करती है। जो अब रिएक्शन कर्व उसको पता है बी का, जो कि ये है, और जहां पर रिएक्शन कर्व बी का उसके लोवेस्ट पॉसिबल आइसो प्रॉफिट कर्व को टेंजेंट है जिस पॉइंट पर, उस टेंजेंसी पॉइंट पर वो अपने लिए आउटपुट पहले डिसाइड कर लेता है और उसको बी का रिएक्शन कर्व का पता है। इसलिए वो अपने लिए जो उसके हॉरिजॉन्टल के पास पास है ये प्राइस ऑफ प्रॉफिट कर्व, वहीं पर वो अपने लिए आउटपुट डिसाइड करती है और अपने लिए ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करती है। जबकि इस पॉइंट पर जो बी फर्म है वो अपने लिए ये क्यू बी आउटपुट है जो उसको मिलेगी डिसाइड करने के लिए, क्योंकि उसने पहले एक्ट नहीं किया, वो दूसरे फर्म अपने लिए आउटपुट डिसाइड कर चुका है। अब इसके पास यही ऑप्शन है कि ये अपने लिए इसके रिएक्शन कर्व के ऊपर चूंकि यही पॉइंट मौजूद है तो वो अपने लिए यही पॉइंट डिसाइड करेगा और क्यू बी जो कम लेवल आउटपुट का है वो ये बेचेगा। अब जो कम आउटपुट सेल करता है
उसका कम प्रॉफिट होता है और जो और ज़्यादा आउटपुट सेल करता है उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट में आउटपुट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जो हो सकता था अगर दोनों अपने आउटपुट इंक्रीज कर देती। तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होती है, प्राइसेस कम होती है, प्रॉफिट कम होते हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है कि एक फर्म ने आउटपुट इंक्रीज किया तो दूसरी जो आउटपुट डिक्रीज करेगी, जो कि कॉर्नर मॉडल में हम देख कर रहे हैं। तो अब ए ने पहले एक्ट कर लिया है, अब ए ने ज़्यादा समझदारी से काम किया है और जिसने पहले एक्ट किया है उसने डिसाइड कर लिया हायर लेवल ऑफ आउटपुट और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया। जो बाद में फॉलोअर है, बाद में आ रहा है, उसके पास ऑप्शन नहीं है कि अब वो कम ही आउटपुट डिसाइड करनी पड़ेगी उसको, वरना वो प्रॉफिट अपने लूज करेगा। इसीलिए जो फॉलोअर है उसका नुकसान होता है। सेकेंडली यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो लेवल है यहाँ पर जो बी फर्म है उसका जो आइसो प्रॉफिट है वो बहुत उसके ओरिजिन से दूर है। तो जितना दूर होता है ओरिजिन से या उस आउटपुट के एक्सिस से आइसो प्रॉफिट कर्व कनकेव शेप वाला, उतना ही कम प्रॉफिट होता है उस फर्म का। तो इसीलिए ए पॉइंट के ऊपर बी को जो आउटपुट मिल रही है वहां पर उसका आइसो प्रॉफिट कर रहा है बहुत फार है उसके आउटपुट के एक्सेस से, इस वजह से जो बी है उसका प्रॉफिट कम होगा। जबकि जो आपकी ए फर्म है उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि उसका जो रिएक्शन सॉरी उसका जो आइसो प्रॉफिट कर्व है वो उसके एक्सिस के बहुत करीब है, आउटपुट के एक्सिस के। इसीलिए जो पहले ऐड करता है उसको फायदा हो जाता है, जो नाइव फॉलोवर होता है उसको नुकसान होता है, वर्स ऑफ होता है वो बाद में रिएक्ट करता है। अच्छा जी, अब इसमें हमें देखना है, आगे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर बी फर्म जो है वो हो जो लीडर फर्म हो, वो पहले एक्ट करे, या सोफिस्टिकेटेड वन हो जो आप पहले डिसाइड करे, दूसरे का रिएक्शन कर्व उसको पता हो फर्म ए का, और फर्म बी जो है वो पहले एक्ट कर दे, वो लीडर बन जाए स्टैकलबर मॉडल की। तो उस वक्त क्या होगा कि ए का रिएक्शन कर्व गिवन हो तो वो उसके जो आइसो प्रॉफिट कर्व है उसको बी पॉइंट पर टेंजेंट होगी। ठीक है जी। और पहले जो डिसाइड करेगा आउटपुट वो होगा बी फर्म, और बी अपने लिए क्यू स्टार बी डिसाइड करेगी इस बी पॉइंट पर, जो कि उसके आइसो प्रॉफिट कर्व पर है, जो कि उसके आउटपुट के और जो एक्सिस है उसके करीब है। बी का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा क्योंकि क्वांटिटी जो बी डिसाइड कर रहा है वो ज़्यादा है, और उसका जो आइसो प्रॉफिट कर्व है वो उसके आउटपुट के एक्सिस के करीब है। अब जो ए है वो फॉलोवर होगा और एक का जो आउटपुट डिसाइड करेगा वो कम होगी, और ए की आउटपुट जब कम डिसाइड करेगा तो ए का जो प्रॉफिट है वो भी कम होगा। ये देखें, क्यू ए स्टार है जो ए को डिसाइड करनी पड़ेगी अगर ए फॉलोवर फर्म हो, और ए का जो होगा उसका रिएक्शन कर्व के ऊपर ये पॉइंट देखें, यहाँ पर उसका जो आइसो प्रॉफिट है ए का वो उसके ओरिजिन से बहुत दूर है, तो ए जो है वो वर्स ऑफ होगा, ए का प्रॉफिट कम होगा। लास्ट में वो कह रहे हैं अगर दोनों फर्म सोफिस्टिकेटेड हो और दोनों ही दूसरे के रिएक्शन कर्व को समझ कर अपने लिए हायर लेवल प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक्ट करना शुरू करते हैं एज अ लीडर, तो क्या होगा कि दोनों के बीच में एक प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के मुकाबले में एक दूसरे के मार्केट शेयर को कट करने की कोशिश शुरू कर देंगी, जिसके नतीजे में उनका जो है एक प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी, और ये उसी वक्त एंड होगी जिस वक्त इन दोनों में से एक सरेंडर कर दे कि जी आप एक फॉलोवर बन जाए दूसरा लीडर बन जाए, और ये यहाँ अल्लाह संडे दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है जो वजूद में आ जाए। जो सेकंड पीडीएफ फाइल है उसके अंदर बाकी का पार्ट इसका शामिल है। अब इसमें हमें बताना है कि स्टैकलबर्ग मॉडल जो है उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। माई बिहेवियर लीड्स टू रिड्यूस द प्रॉफिट्स, कि जो शख्स जो फर्म सिंपल या सादगी से या भोलेपन में बिहेव करती है, नाइव का मतलब उस तरह से आता है, तो उसका जो है रिड्यूस होते हैं उसके प्रॉफिट, जो फॉलो करता है जो बाद में आता है। Secondly, by recognizing the other's reaction, each dualist can reach a higher level of profit for himself. कि हर फर्म को अगर अंदाज़ा हो जाए कि दूसरे का रिएक्शन कर्व कैसा होगा, कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, तो हम हर फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती है। Third way है, if both firms start recognizing their mutual interdependence, each starts worrying about the rival's profit and the rival's reaction. If each ignores the other, a price war will be inevitable, as a result of which both will be worse off. कि अगर दोनों जो हैं
जैसे कि हमने जिक्र किया कि दोनों एज अ लीडर परफॉर्म करना शुरू कर दें तो दोनों के बीच में प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी और दोनों के प्रॉफिट्स कम होंगे। वही बात यहाँ पे कर रहे हैं। फोर्थ कह रहे हैं कि बार्गेनिंग प्रोसीजर शो करता है कि जिसमें दोनों आपस में क्लूसिव एग्रीमेंट या कोल्यूशन कर लेती हैं, एग्रीमेंट कर सकती हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद होगा। As a result, such collusive agreement, the joint profit will be maximized. यानी कि एग्रीमेंट करेंगी तो ही दोनों के प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकते हैं। अब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशन ये आपने नहीं करनी। अगला पेज जो है यहाँ न्यूमेरिकल एग्जांपल है, इसकी वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जनाब आपको एक डिमांड कर बता रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, इसी में आ जाएगी। अभी टाइम है, हम इसी में कवर कर सकते हैं। जनाब आपके जो है न्यूमेरिकल एग्जांपल में आपको एक डिमांड कर बता रहे हैं, फंक्शन बता रहे हैं। p इक्वल टू 100 माइनस 0.5 Q1 है फर्स्ट फर्म की आउटपुट, Q2 है सेकंड फर्म की आउटपुट। कोस्ट फंक्शन है टू ड्रॉपलिस्ट, जो फर्स्ट फर्म है उसका है 5Q1 और जो सेकंड फर्म है उसका है 0.5 Q2 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब हमें पता है कि सब दोनों का हमने अलग अलग प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, हमें पता है कि प्रॉफिट किसके बराबर होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के। अब रेवेन्यू किसके बराबर होता है, P इंटू क्यू के। अब ये जो आपके पास P का दिया हुआ है, इसको हम फर्म 1 का जब निकालेंगे तो उसको Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस फंक्शन को, और फर्म 2 का जब निकालेंगे तो इस फंक्शन को Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा आपका रेवेन्यू। और बाद में हम उसको जो कॉस्ट है उसमें से माइनस कर देंगे। ये वाली तीनों इक्वेशंस यहाँ पे देखते जाएं। उन्होंने मल्टीप्लाई किया, उनको सोल्व किया, तो उनके पास इन दी एंड जो प्रॉफिट फंक्शन है वो ये आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जिस वक्त अभी देखें सेम 5Q1 और 100Q1, ये माइनस वाला था, उसको माइनस किया तो 95Q1 आ गया, और बाकी सारा फंक्शन वैसे ही है। अब आपने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में सीखा होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता है आपने प्रॉफिट का फर्म 1 है तो उसका Q1 के हिसाब से लेंगे, फर्म 2 है तो उसका Q2 के हिसाब से लेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव जिस वक्त लिया तो आपके पास ये आ गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया, क्योंकि हमने क्रिटिकल वैल्यूज अपनी निकालनी है या हमें अपना प्रॉफिट फंक्शन चाहिए। ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव। अब उसको जो है जनाब 0 के इक्वल पुट किया और आप अपने जो राइट हैंड साइड पर लेकर चलेंगे, Q1 जो सिंपल है उसको, और बाकी लेफ्ट साइड पर रहने दिया। अब आपने उसको सॉल्व किया आउटपुट के लिए, Q1 जो फॉर्म 1 का है आउटपुट, तो आपके पास ये फंक्शन है जो फाइनल शक्ल में आ जाएगा। जब आप सेकंड फॉर्म के बारे में देखेंगे तो आपको आप उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, उसको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये इस तरह से आ गया। और उसके बाद आप उसका जो सिंपली जैसे आप क्रिटिकल वैल्यू निकालते होते हैं उस तरह आप निकालेंगे। Q2 को हम लेफ्ट साइड पे रहने देंगे और बाकी जो है प्लस वाली वहाँ जाके माइनस हो जाएंगी, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये जनाब आपके पास आ जाएंगे दोनों के रिएक्शन कर्व्स। ठीक है, तो बस आपने यहीं तक इसको सॉल्व करना है और आपका जनाब ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया।